राखाल राज का एक नया दोस्त हुआ है तारकनाथ। परिचय कुल 3 महीने का है, किंतु इसी बीच आपकी जगह तुमने ले ली है। चाय पीकर राखाल चुन्नटदार धोती पहनने ही जा रहा था कि तारक ने प्रवेश किया। अचानक सामने कांच में एक स्त्री की छाया पड़ी। दोनों ने घूम कर देखा, महिला कमरे के बीचों बीच आ गई है। यौवन के दूसरे छोर पर है, किंतु सहसा देखकर वैसा मालूम नहीं पड़ता। राखाल कुर्सी छोड़कर बोला, अरे नई माँ है, और इतना कहकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। तारक के प्रश्न के उत्तर में राखाल ने कहा, तब मेरी उम्र कुछ 10-11 की होगी। पिता की हैजे से मृत्यु हो गई। श्राद्ध के बाद उनके साथ उनके स्वामी के घर जाकर आश्रय लिया। दूसरी पत्नी होने के कारण सभी उन्हें नई माँ कहते थे। मैं भी वही कहने लगा। कपड़े लत्ते किसी चीज की कमी न थी, जैसे मैं इसी घर का लड़का हूँ। सब भूल गए कि नई माँ एक अनाथ लड़के को साथ लेकर आई। 12-13 साल पहले की बात कहता हूँ। उन दिनों उन लोगों के एक आत्मीय प्रायः उनके यहाँ आया जाया करते थे। उनके साथ नई माँ का परिहास का कुछ नाता था। घर में उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। धीरे धीरे घर की स्त्रियों को कुछ संदेह होने लगा। बात ब्रज बाबू के कानों से समय दरवाजा खोलकर रमणी बाबू का हाथ पकड़े नई माँ निकल आई और बोली, कोई इन्हें हाथ न लगाना, हम अभी इस घर से चले जाते हैं। जैसे सहसा वज्रपात हो गया। सब लोग लज्जा से मर गए। नई माँ और रमणी बाबू जब सदर दरवाजे से बाहर चले गए, तब ब्रज बाबू फफक कर रो पड़े। नमस्कार। प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास अंतिम परिचय का पहला भाग। इस उपन्यास के सभी भागों को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंतिम परिचय के लिंक को क्लिक करें। राखाल राज का एक नया दोस्त हुआ है तारकनाथ। परिचय कुल 3 महीने का है, किंतु इसी बीच आपकी जगह तुमने ले ली है, और आजकल के रंग ढंग से लगता है कि इस तुम को और नीचे खींचकर ले जाने में दोनों में से किसी को भी आपत्ति न होगी। 2:30 बजे तक तारक को आ जाना चाहिए था, किंतु 3 बज रहे हैं। राखाल तारक से सलाह के लिए व्याकुल है। 3 बजे उसे कहीं जाना है, गए बिना काम न चलेगा। भवानीपुर, कलकत्ता का एक इलाका। भवानीपुर में संध्या के बाद ही महिला मजलिस का अधिवेशन है। अनेक तरुणी विदुषियों के आने की संभावना के कारण गृहिणी ने बेगार के लिए राखाल को बुलवाया है। ठीक समय पर न पहुंचने से अन्याय होगा। राखाल की तैयारी हो चुकी है। 2 बार दाढ़ी मूछ साफ करके 4 बार स्नो लगाया जा चुका है। पलंग पर पंजाबी कुर्ता, रेशमी गंजी, चुनी धोती और नीचे चमचम करता हुआ पंप शू, तिपाई पर रखी सोने की चेन सहित चौकोन रिस्ट वॉच, सभी कुछ तैयार है। टेबल पर चायदानी में चाय का पानी गाढ़े से गाढ़ा, प्रायः न पीने योग्य होता जा रहा है, किंतु मित्र का पता नहीं। इसलिए दोष जब मित्र का ही है, तब दरवाज़ा बंद करके बाहर चलने में हर्ज क्या है। मन में एक खटका लगा रहेगा, परंतु उस तरफ का आकर्षण भी तो कम नहीं है। अपनी चंचलता में राखाल पाँव में चट्टी पहनकर एक बार बड़े रास्ते तक घूम भी आया है। फिर चाय ढालकर अकेले पीते पीते मन में निश्चय किया कि चाय खत्म होते ही चल दूंगा, फिर न रुकूंगा। भाड़ में जाए उसकी सलाह, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। न होगा, कल सवेरे मेज तक घूम आऊंगा। तारक का परिचय फिर दिया जाएगा। यहाँ राखाल की बात कह देना जरूरी है। पूछने पर कहता है, मैं तो सन्यासी आदमी ठहरा। माता पिता दोनों पक्षों के सब लोग परलोक सिधार गए हैं, केवल वही बच गया है। पटल डांगा में रहता है। पटल डांगा कलकत्ता का एक इलाका है। एक मंजिला घर है जिसमें काफ़ी सीलन है। हवा की कमी होने पर भी प्रकाश काफ़ी है। घर जैसा भी हो, किंतु राखाल के पास असबाब की कमी नहीं है। अच्छा पलंग, सुंदर बिछौना, अच्छी टेबल कुर्सी, 2 सुंदर अलमारियाँ, एक पुस्तकों की और दूसरी कपड़ों से भरी हुई, मूल्यवान बिजली का पंखा और कीमती दीवार घड़ी, और भी न जाने कितनी ही चीज़ें हैं। एक बूढ़ी दासी है, वह कुकर और चाय के बर्तन धो मांझ जाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोकर सुखाकर यथास्थान रख देती है, और समय मिलने पर बाजार से सामान खरीद कर भी ला देती है। राखाल भी मासिक वेतन के अलावे 30 त्योहार पर उसे कुछ न कुछ देता ही रहता है, जो कभी कभी तो वेतन से भी ज़्यादा हो जाता है। राखाल उसे बीच बीच में नानी कहकर पुकारता है, वह भी उससे स्नेह करती है।
राखाल सुबह स्कूल की नीची श्रेणी के लड़कों को पढ़ाता है और बाकी सारा दिन सभा सोसाइटी में बिताता है। वह राजनीतिक नहीं, सामाजिक प्राणी है। वह अपने को साहित्यिक बताकर कहता है कि राजनीति के गुल गपाड़े से उसकी साधना में विघ्न पड़ता है। पहले उसने नौकरी पाने की काफ़ी कोशिश की, किंतु सफल नहीं हुआ। अब उसने उस दिशा में प्रयत्न करना छोड़ दिया है। किंतु एक समय छोटे लड़कों को पढ़ाकर किस तरह इतना सुख स्वातंत्र प्राप्त करना संभव है, यह समझ में नहीं आता। वह साहित्यिक है, किंतु प्रचलित साप्ताहिक या मासिक पत्रों में उसका नाम कहीं नहीं दिखाई पड़ता। रात में देर तक लिखा करता है, किंतु उसका क्या करता है यह किसी को नहीं बताता। कोई भी यह नहीं जानता कि उसने स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ा है। उसकी अलमारी में सब विषयों की पुस्तकें हैं। होम्योपैथी से बेतार के तार तक सब विषयों की उसे जानकारी है। वह हर विषय में विशेषज्ञ है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग हंस देते हैं, कुछ श्रद्धा से द्रवित हो जाते हैं, किंतु इतना मान सब रखते हैं कि राखाल परोपकारी है और किसी की सहायता करने में पीछे नहीं हटता। इसीलिए बहुत से घरों में राखाल की बेरोक टोक पहुंच है। लोग उससे अपना काम करा लेते हैं और वह प्रसन्नतापूर्वक लोगों की बेगार कर देता है। जो स्त्रियां उससे बड़ी हैं वह कहती हैं कि राखाल अब अपना ब्याह कर डालो और घर गृहस्थी जमाओ, काफ़ी उम्र हो चुकी है। राखाल कान पर अंगुली रखकर कहता है, और सब कुछ कहिए, केवल इतना न कहिए, मैं यूं ही अच्छा हूँ। सुभैशी कहते हैं कि वह भला किसकी बात सुनने वाला है, वह तो स्वदेश और साहित्य के पीछे पागल है। पर किसी सुभैशी ने यह कभी नहीं कहा कि राखाल, हमने तुम्हारे लिए लड़की ठीक कर ली है, तुम्हें ब्याह के लिए राजी होना ही पड़ेगा। इसी तरह राखाल के दिन बीत रहे थे, उम्र बढ़ती जा रही थी। विद्या में वह चाहे जैसा भी हो, किंतु इतना तो वह समझता ही है कि संसार में उसको अपना कहने लायक कोई भी नहीं। इसलिए औरतों के काम करके भी वह उनसे दूर रहता है। अधिक के लिए लोभ नहीं करता, एक तरह का संयम उसकी रक्षा करता है। चाय पीकर राखाल चुन्नटदार धोती पहनने ही जा रहा था कि तारक ने प्रवेश किया। राखाल बोला, वाह भले आदमी, इसी को परामर्श कहते हैं। कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, तीसरे पहर भी घर में बैठा रहूंगा। तीसरे पहर में अभी बड़ी देर है, बैठो तो। नहीं, यह संभव नहीं, अब परामर्श की बात कल पर गई। इतना कहकर उसने गंजी के ऊपर पंजाबी कुर्ता चढ़ा लिया। तब तो परामर्श हो चुका। कल सुबह तो मैं यहाँ से बहुत दूर चल पड़ूंगा। हो सकता है फिर कभी, नहीं मतलब बहुत दिनों तक हमारी भेंट न हो। राखाल धप से कुर्सी पर बैठकर बोला, इसका अर्थ यह है कि मुझे एक नौकरी मिल गई है। बर्धमान जिले के एक गांव में एक नए स्कूल में हेडमास्टरी। प्राइमरी नहीं, हाई स्कूल। हाई स्कूल की? मैट्रिक? वेतन लिखा तो है 90 रुपये, और एक छोटा मोटा मकान भी रहने के लिए। राखाल अट्टहास करके बोला, सब घुप्पलबाजी है, किसी ने मस्खरापन किया है तुम्हारे साथ। सब मिलाकर 100 रुपये के ऊपर। उन्हें कोई और नहीं मिला क्या? न मिला होगा, गांव में कोई सरलता से जाना भी तो नहीं चाहता। थोड़ी देर की चुप्पी, फिर तारक बोला, जीता रहा तो बड़े दिन की छुट्टियों में भेंट होगी। तारक ने सोने की अंगूठी उतारकर मेज के एक किनारे रख दी और कहा, भैया राखाल, तुम्हारे 20 रुपये देने को हैं। इन रुपयों के लिए यह बंधक है? कहकर राखाल ने झपटकर अंगूठी उठाई और खिड़की के बाहर फेंक ही देना चाहता था कि तारक ने उसका हाथ पकड़कर प्रेम से कहा, अरे बंधक नहीं, मेरी निशानी है। कहकर उसने बलात् मित्र की अंगुली में अंगूठी पहना दी। फिर बोला, 15 मिनट हो गए, अब जाओ, तुम्हारी छुट्टी है। पर राखाल का महिला मजलिस में जाने का उत्साह मंद हो चुका था। वह चुपचाप बैठा रहा। ड्रेसिंग टेबल के कांच में दोनों की छाया पड़ रही थी। राखाल ठिगना और गोरा है, उसके मुख पर सहृदयता और सरलता की छाप है। आदमी भला मानुस जान पड़ता है। तारक लंबा, छरहरा, सांवला बल्कि काला है। बलवान होने का आभास होता है, दृष्टि में विशेषता है। आंखें सुंदर नहीं पर विश्वसनीय है। 27-28 की उम्र होगी। राखाल से 2-3 साल छोटा, किंतु देखने में बड़ा लगता है।
सहसा राखाल ने कहा। किंतु तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं। हाई स्कूल को चला लेना क्या सरल है? मैट्रिक के छात्रों को पढ़ाना होगा, उन्हें पास कराना होगा। यह योग्यता क्या? तारक बोला। वे योग्यता नहीं चाहते, चाहते हैं यूनिवर्सिटी की छाप। लड़के पढ़ाने का बोझ मुझ पर है, पास कराने की जिम्मेदारी उनकी है। एकाएक सामने के कांच में एक स्त्री की छाया पड़ी। दोनों ने घूम कर देखा, महिला कमरे के बीच में आ गई है। यौवन के दूसरे छोर पर है, किंतु सहसा देखकर वैसा मालूम नहीं पड़ता। रंग बहुत गोरा, शरीर कुछ रोगी लगता है, किंतु संपूर्ण अंगों में असीम मर्यादा का भाव। माथे पर सुहाग की बिंदी, गरद की साड़ी पहने हैं। दोनों मित्र कुछ देर के लिए स्तब्ध होकर ताकते रहे। राखाल कुर्सी छोड़कर बोला, अरे नई माँ हैं, कहकर उनके चरणों पर गिर गया। साष्टांग प्रणाम करने के बाद जब राखाल उठ खड़ा हुआ तो स्त्री ने उसकी टुड्डी का चुंबन किया और कुर्सी पर बैठ गई। राखाल उनके चरणों के समीप जमीन पर बैठ गया। तारक मित्र के पास जा बैठा। राखाल बोला, सहसा पहचान नहीं पाया माँ? न पहचानने की तो बात ही है बेटा। फिर बोली, राजू, यही तुम्हारे नए मित्र हैं ना? इनका नाम है तारकनाथ चैटर्जी। आज ही वर्धमान के किसी गांव में जा रहा है। तारक बाबू, क्या आप सचमुच आज ही जा रहे हैं? तारक नम्रतापूर्वक बोला, हाँ। राजू, आजकल तुम उस घर में आते जाते नहीं क्या? जाता क्यों नहीं माँ? हाँ, इधर 15-20 दिनों से कुछ झंझटों में। नहीं, माँ बोली। जानते हो, रेणु का ब्याह हो रहा है। आज उसका वागदान हो गया, किंतु तुम्हें यह ब्याह रोकना होगा। वर का दादा पागल होकर मरा था, एक बुआ भी पागल है। बाप यद्यपि पागल नहीं है, किंतु पागल होना ही अच्छा होता। बांध बूंद कर उसे एक जगह पड़ा तो रहने देते। कैसा सर्वनाश है! मालिक ने क्या इन लोगों का पता नहीं लगाया? स्त्री ने कहा, मालिक को तो जानते ही हो। लड़का रूपवान है, पढ़ा लिखा है, इसके अतिरिक्त उन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। घटक यानी विवाह तय करने वाला बिचौलिया। घटक ने रिश्ते की बात चलाई, उसकी बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया। फिर उन्हें मालूम होकर होगा ही क्या? सब कुछ जानकर भी वे समझ न पाएंगे कि इसमें डरने वाली क्या बात है। राखाल ने उदास होकर कहा, तब? महिला ने कहा, राजू, तुम्हें एक बार लड़के के मामा के पास बाग बाजार जाना होगा। सुना है वही उस पक्ष के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें लड़की की माँ का इतिहास बताकर मनाना होगा। इससे काम बन जाएगा, न बनेगा तो फिर मेरा जिम्मा। मैं रात के 11 बजे फिर आऊँगी, इससे मैं जाती हूँ। कहकर वे उठ खड़ी हुई। राखाल ने व्याकुल होकर कहा, किंतु वह सब बात प्रकट कर देने पर फिर रेणु का ब्याह न होगा नहीं माँ? न हो तो वह भी इससे अच्छा। राखाल ने कुछ नहीं कहा। राखाल और उसकी देखा देखी तारक ने भी माथा टेक कर प्रणाम किया। महिला जाते जाते बोली, तारक, तुम राजू के मित्र हो। यदि कोई हानि न हो तो 1-2 दिन तुम न जाओ, यह मेरा तुमसे अनुरोध है। कहकर महिला चली गई। राखाल ने कपड़े उतार दिए। तारक ने पूछा, क्यों, जाओगे नहीं? नहीं, किंतु तुम आज ही वर्धमान जाओगे ना? नहीं, देखूंगा तुम क्या करते हो। स्वेच्छा से न करोगे तो बलपूर्वक करवाऊंगा। चाय की केतली फिर एक बार चढ़ा दूं, क्या कहते हो? चढ़ा दो। कहो तो नाश्ते के लिए कुछ खरीद लाऊं? मंजूर है। तो तुम पानी रख दो, मैं दुकान जा रहा हूं। इतना कहकर राखाल बाहर चला गया। गली के मोड़ पर ही हलवाई की दुकान है। नगद पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, उधार चलता है। नाश्ता करने के बाद बत्ती जलाकर चाय के प्याले लेकर दोनों मित्र टेबल के पास बैठे। तारक के प्रश्न के उत्तर में राखाल ने कहा, तब मेरी उम्र 10-11 की होगी। 4-5 दिन पूर्व पिता हैजे से मर गए। लोगों ने कहा बाबू लोगों की मंझली बेटी सविता बाप के घर दुर्गा पूजा देखने आई है, तू जाकर उसे पकड़। बाबुओं का बूढ़ा गुमाश्ता मुझे उनके पास अंतःपुर में ले गया और बोला, मंझली बेटी,
यह ब्राह्मण बालक तुम्हारा नाम सुनकर भीख मांगने आया है। सहसा बाप मर गया, आसपास कोई ऐसा नहीं जो इस संकट से उबार ले। उन्होंने पूछा, तुम्हारा कोई नहीं है? मैंने कहा, मौसी हैं, किंतु मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। पूछा, श्राद्ध में कितना खर्च होगा? मैं बोला, पुरोहित कहते हैं 50 लगेंगे। चुपचाप गई और आकर मेरे दुपट्टे में 10-10 के 5 नोट बांध दिए। फिर नाम पूछा और बोली, मेरे साथ चलोगे बेटा? मेरे ससुराल में अच्छा स्कूल कॉलेज है, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। बूढ़े गुमाश्ते ने कहा, जाएगा क्यों नहीं, ऐसा भाग्य कहाँ पाएगा। श्राद्ध के बाद उनके साथ उनके स्वामी के घर जाकर आश्रय लिया। दूसरी पत्नी होने के कारण सभी उन्हें नई माँ कहते थे। मैं भी वही कहने लगा। सास ससुर नहीं थे, किंतु सगे संबंधी बहुत थे। आर्थिक दशा अच्छी थी। वे घर की गृहिणी नहीं, स्वामिनी थी। जो कहती वही होता। स्वामी की उम्र ज़्यादा थी, बाल सफ़ेद हो चले थे, किंतु स्वभाव बच्चों का सा सरल था। ऐसे मृदु स्वभाव का आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मुझे पुत्र की भांति ग्रहण किया। देश में जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, छोटे मोटे तालुके भी थे और कलकत्ता में कारोबार भी चलता था, पर वे प्रायः घर में ही रहते थे। आधा दिन पूजा उपासना में जाता था। मैं वहाँ स्कूल में भर्ती हुआ। घर में पढ़ाने के लिए मास्टर रखा गया। कपड़े लत्ते किसी भी चीज़ की कमी न थी, जैसे मैं इसी घर का लड़का हूँ। सब भूल गए कि नई माँ एक अनाथ लड़के को साथ लेकर आई हैं। तारक, वैसे सुख के दिन जीवन में फिर कभी ना आएंगे। तारक ने कहा, फिर? राखाल बोला, उसी तरह बहुत दिन बीत गए। मैट्रिक पास करके इंटर में भर्ती हुआ। तभी एक दिन अकस्मात भूचाल आया और सब कुछ उलट पुलट हो गया। कहीं कुछ शेष न रहा। मैंने आज तक किसी से यह बात नहीं कही, नहीं जानता कि आज भी कहना उचित है या नहीं, किंतु छाती में एक आंधी सी उठती रहती है। तारक, मैंने अपनी माँ को कभी आंखों से नहीं देखा था। माँ कहते ही मुझे नई माँ की याद आती है। यही वह मेरी नई माँ है। कहते कहते उसका गला रुंध गया और आंखों से आंसू टपकने लगे। कुछ देर बाद आंखें पोंछकर बोला, 12-13 साल पहले की बात कहता हूँ। उन दिनों उन लोगों के एक आत्मीय प्रायः उनके यहाँ आया जाया करते थे। कभी कभी सप्ताह 2 सप्ताह तक ठहर भी जाते थे। उनके साथ खानसामा, नौकर, दरबान भी आते थे। फल मूल मिष्ठान भी भारी परिमाण में आता था। 30 त्योहारों पर उपहारों का अंबार लग जाता था। उनके साथ नई माँ का परिहास का कुछ नाता लगता था। घर में उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। धीरे धीरे घर की स्त्रियों को कुछ संदेह होने लगा। बात ब्रज बाबू के कानों तक पहुँच गई, किंतु अविश्वास करना तो दूर, उल्टे वे नाराज हुए। वे इतने सरल हृदय थे कि उनके लिए किसी के कलंक पर विश्वास करना ही कठिन था। बात आई गई हो गई, दिन बीतते गए, किंतु पोष्य परिजनों के मन में विष घर कर गया। वे पीछे लग गए। मेरी तरह नई माँ एक बुआ को भी लाई थी। वे बदला लेने को अधीर हो गई। षड्यंत्र चलने लगा। एक दिन रात को कोलाहल सुनकर मैं जाग गया। बाहर आया, देखा सामने के कमरे में बाहर से सांकल लगा दी गई है। आंगन में बहुत सी लालटेनें जमा हैं। बारामदे में एक और ब्रजबाबू सिर नीचा किए स्तब्ध बैठे हैं और उनके चचेरे छोटे भाई नवीन बाबू सांकल खोल दरवाजे पर धक्के दे रहे हैं और कह रहे हैं, रमणी बाबू, दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ, हम कमरा देखेंगे। यह रमणी बाबू खुद ब्रज बाबू की कलकत्ता की आढ़त से 20-21 हज़ार उड़ाकर चंपत हो गए थे और अब यहाँ आकर बैठे थे। घर की स्त्रियां आसपास खड़ी थीं। क्षण भर में मैं सब समझ गया। मुझे चक्कर आने लगे। इसी समय दरवाज़ा खोलकर रमणी बाबू का हाथ पकड़े नई माँ निकल आई और बोली, इन्हें कोई हाथ न लगाना, हम अभी इस घर से चले जाते हैं। जैसे सहसा वज्रपात हो गया। सब लोग लज्जा से मर गए। नई माँ और रमणी बाबू जब सदर दरवाजे से बाहर निकले तब ब्रज बाबू फपक कर रो पड़े। बोले, नई बहू, तुम्हारी रेणु तो रह गई, कल मैं उसे क्या कहकर सांत्वना दूंगा। नई माँ ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई। उस समय रेणु 3 साल की थी, आज 16 की है। इन 13 वर्षों के बाद आज अकस्मात नई माँ ने दर्शन दिए।
अपनी बेटी की रक्षा के लिए। तुमने कभी ऐसी बात सुनी है? सुनी तो नहीं है, किंतु किताबों में पढ़ी है। मुझे इससे एक अंग्रेजी उपन्यास का आभास मिलता है। आशा करता हूँ इस घटना का अंत उसके समान नहीं होगा। जान पड़ता है नई माँ पर तुम्हारे अंदर घृणा पैदा हुई है। यदि पैदा हुई है तो वह स्वाभाविक ही है राखाल। जवाब सुनकर राखाल का मन शांत नहीं हुआ। लगा जैसे किसी ने उस पर चोट की हो। बोला, इसके बाद देश में रहना नहीं हो सका। ब्रज बाबू ने कलकत्ता आकर पुनः विवाह किया, तब से यही है। और तुम? मैं भी साथ ही आया। बुआ जी ने मेरी बड़ी शिकायत की, निकाल बाहर करने का प्रस्ताव किया। ब्रज बाबू शांत मनुष्य थे, किंतु बुआ से उन्होंने कह दिया कि वह तो अभी बच्चा है। हाँ, तुम अपने लिए कहीं और व्यवस्था कर लो। मैं प्रायः 10 साल तक ब्रज बाबू के यहाँ साथ रहा, फिर सुविधा न होने के कारण चला आया। किंतु नई माँ जो तुम्हें काम सौंप कर गई है, उसका क्या होगा? तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। मेरे जाने से कुछ नहीं होगा तारक। उस घर में ब्रज बाबू के तीसरे ब्याह के साले का बड़ा प्रभाव है। बुआ मुझे नहीं हटा सकी, किंतु इस महाशय की आंखों के एक इशारे से ही मुझे वहां से विदा हो जाना पड़ा। नहीं तारक, मैं सीधा साधा आदमी, किसी तरह गुजर कर लेता हूँ। मैं उनकी लड़ाई में न पड़ूंगा। बहनोई की कन्या के विवाह की चिंता साले को व्याकुल किए हुए है। इस लड़के की खोज भी उन्हीं की है। जब लगन तक चढ़ गया तो ब्याह तो जरूर होगा। तारक बोला, उधर के मामा को कन्या की माँ की बात सुनते ही बात चारों तरफ फैल जाएगी। परिणाम स्वरूप लड़की का ब्याह फिर कभी किसी अच्छे घर में न हो सकेगा। ऐसा ही जान पड़ता है। किंतु लड़की के पिता तो जीवित हैं। पिता नहीं जीवित हैं, ब्रज बाबू जीवित हैं। चलो ना, एक बार चलकर देख आवें। ब्याह बंद करने में तुम्हारी सहायता करने की मेरी इच्छा है, और कुछ नहीं तो इस मामा को ही एक बार देख लूँगा, और किस्मत अच्छी रही तो ब्रज बाबू की तीसरी पत्नी के भी शायद दर्शन हो जाएं। इसके बाद दोनों मित्र ब्रज बाबू के यहाँ जाने को उठ खड़े हुए। ब्रज बाबू घर में नहीं, कहीं निमंत्रण में गए थे। मामा की तबीयत कुछ खराब थी, इसीलिए भोजनादि से निपटकर वे जल्दी ही सो गए। राखाल ब्रज बाबू की पत्नी से मिलने अंदर गया। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि राखाल अब तक उन्हें भूला नहीं है। एकांत पाकर रेणु भी इसी तरह उलाहना दे गई। चलते समय तारक ने रेणु से कहा, अपने बाबू से कह देना कि हम कल शाम को फिर आएंगे। रेणु ने कहा, अच्छा, किंतु नौकरों से भी तो कहते जाओ। राखाल ब्रज बाबू के खास नौकर से कह आया था। वहां से घूमते फिरते डेरे पर आया तो राखाल ने देखा कि दरवाजे के कुंडी में एक पुर्जा बंधा है। खोलकर देखा, लिखा था, आज भेंट नहीं हुई, कल तीसरे पहर फिर आऊंगी, माँ। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।